गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय यानी जो हिम के प्रकार, या अपन कहेंगे जो हिमनद कितने प्रकार का होता है, या अपन बात करेंगे कि जो हिम के मुख्य रूप से कार्य क्या क्या है, यानी जो हिम का अपर्दन होता है वो किन कार्यों के द्वारा होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था पवन का अपर्दन होता है, नदी का अपर्दन होता है कार्य, तो आज हम हिम के अपर्दन के कार्य में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो हिम है, जो बर्फ है, वो कहाँ पर हो सकती है। जो ऐसे स्थान, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उच्च स्थान होते हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर हमेशा क्या होती है, तापमान कम होता है और जो पानी है वो जम जाता है बर्फ के रूप में, ठोस का रूप धारण कर लेता है। जैसे अपन हिमालय है, इसको अपन हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फीला भाग ज़्यादा है, इसलिए। फिर अपन बात करते हैं जैसे अपन जो उच्च अक्षांश होते हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महाद्वीप वगैरह है, वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है मोटी एक बर्फ़ की चद्दर के रूप में, तो उसको अपन कहते हैं। जैसे कनाडा का है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, जो साइबेरिया का क्षेत्र है, नीचे अंटार्कटिका जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र है, ये काफ़ी सारे जो जमे हुए क्षेत्र होते हैं, बर्फ़ की जो बड़ी एक मोटी परत वहाँ जमी होती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हिम के कार्य क्या है, यानी हिम अपर्दन किन किन कारकों के द्वारा होता है, किन कारण क्या क्या इनके। तो अपन बात करते हैं हिम के कार्य या हिमानी के कार्य। हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य मुख्य रूप से दो रूपों में होता है। कितने रूपों में? मुख्य रूप से दो कार्य हिम अपर्दन के। जैसे अपन बात करते हैं, पहला कार्य होता है उत्पाटन क्रिया। उत्पाटन, अब ये उत्पाटन क्या होता है, इसको अपन इंग्लिश में प्लैंकिंग कहते हैं। तो ये उत्पाटन की क्रिया मैंने आपको बताया था कि ये जो उत्पाटन है केवल और केवल हिमानी में ही कार्य में काम करता है उत्पाटन। जैसे अपन बात करते हैं, जब जल चट्टानों की संधियों में, जब जल है ना वो चट्टानों की संधियों में, यानी जो दरारें होती है ना चट्टानों के मध्य, उनमें, या जो जोड़ भाग होते हैं जो जहां से जुड़ी होती है उनके मध्य संधियों में प्रवेश कर जम जाता है। क्या करेगा, जैसे जल यहाँ, ये दो कोई, ये चट्टान है ए और ये कोई चट्टान है बी, ये नीचे से तो जुड़ी हुई है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे जल जमा हो रहा है। ये इन ए और बी चट्टान के मध्य जो जल ये प्रवेश कर जम जाता है, क्या हो जाता है, ये ठोस का रूप धारण कर लेता है। तो गतिशील हिमानी इन चट्टानों को तोड़ डालती है। तो धीरे धीरे क्या ये जो बर्फ है इनको यहाँ से इन चट्टान को क्या कर देगा, तोड़ देगा। धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जाएगा बर्फ के कारण और ये चट्टान टूट जाएगी। इस टूटने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उत्पाटन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाटन कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं दूसरा, हिमानी का जो दूसरा कारण है अपघर्षण, यानी हिमानी अपर्दन मुख्य रूप से दूसरा कारण है अपघर्षण के कारण। कैसे कि हिमनद अपनी तली में, हिमनद अपनी तली में फंसे चट्टानों के टुकड़ों को, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं ना उनको, चट्टानों के टुकड़ों द्वारा मार्ग में आने वाली, मार्ग में जो चट्टानें आएगी ना उन चट्टानों को घिसने का कार्य करते हैं। जैसे देखो ये कोई पहाड़ी इलाका है, ये यहाँ पर बर्फ है, यहाँ पर क्या है, बर्फ है, और यहाँ से कुछ पहाड़ी इस प्रकार से निकली हुई आगे की ओर। तो जिस प्रकार से ये बर्फ का टुकड़ा यहाँ से आएगा तो यहाँ इन चट्टानों को क्या तोड़ देगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ से तोड़ के क्या करेगा, यहाँ लेके आ जाएगा इन चट्टानी कणों को। यानी जो ये हिमालय जो बर्फ है इसका जो स्थल भाग है, ये जब यहाँ से आएगा तो ये इन पहाड़ी भागों को घिसते हुए आएगा, रगड़ खाते हुए आएगा। रगड़ खाते आएगा तो कुछ न कुछ जो चट्टानें छोटे छोटे कणों के रूप में इसके कारण अपर्दित होगी। यहां से जहां से ये अपर्दित होगी वहां इनको अपन क्या कहते हैं, इस प्रकार की क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। अन्य अपघर्षण के कारण जो अपर्दन होगा ये इस प्रकार से, जब बड़ा टुकड़ा यहाँ से टूट कर धीरे धीरे नीचे आएगा पहाड़ी इलाकों से रगड़ खाता हुआ, तो जहां से ये रगड़ खाएगा परस्पर, वहां से जो चट्टान है धीरे धीरे तोड़ता हुआ आएगा। तो उनको अपन क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं। अब अपन बात करते हैं जो ये बर्फीला क्षेत्र होता है, इस हिम क्षेत्र को अपन कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो मुख्य रूप से अपन हिम क्षेत्र को 4 प्रकार में बांटते हैं। जैसे पहला, हिम चादर। हिम चादर का मतलब ये होता है कि जो एक ऐसा इलाका जहां पर बर्फ एकदम ऐसे चादर की तरफ फैली हुई हो, जैसे कोई पठारी इलाका है, कोई मैदानी इलाका है, या जैसे अपन बात करते हैं जो उच्च भाग होता है, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांशों में जो ग्रीनलैंड वगैरह द्वीप समूह बसे हुए, आइसलैंड है, नॉर्वे है, जो और साइबेरिया के द्वीप समूह क्षेत्र है वहाँ पर,
तो वो एक मैदानी भाग है। सर आपने तो कहा उच्च भागों में बर्फ होती है, लेकिन उच्च अक्षांशों में, जहां पर उच्च अक्षांश होंगे या ऊंचे पर्वतीय भाग होंगे, तो जहां उच्च अक्षांश है, जैसे ये जो साइबेरिया का क्षेत्र है या ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, ये लगभग उच्च अक्षांशों में विस्तृत देश है। तो यहाँ पर जो मैदान है, पठार है, जो स्थल भाग है, वहां पर हमेशा बर्फ की चादर रहती है, जमी हुई रहती है, एक बर्फ चादर के रूप में फैली हुई रहती है, एक मोटी परत रहती है, पिघलती नहीं। तो उसको अपन क्या कहते हैं? हिम चादर कहते हैं। और ये एक स्थल भाग पर होने के कारण, महाद्वीप पर होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय हिमनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय हिमनद। क्योंकि जो जल भाग होता है उसे, और एक स्थल भाग होता है, तो स्थल को अपन महाद्वीप कहते हैं और जल को महासागर कहता है। तो स्थल भाग पर जब हिम का जमाव होगा तो उसे अपन महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय हिमनद। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, पर्वत पद या हिमनद। पर्वत पाद जो हिमनद होता है वो किस प्रकार का होता है? यानी जो कोई पर्वत है उसके ढलानी क्षेत्रों में, जैसे ये कोई घाटी है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये इसका जो नीचे वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? पर्वत पद क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत और जो स्थल मिलते हैं ना, वो वाला क्षेत्र होता है, वो पर्वत पद या पर्वत पाद क्षेत्र कहलाता है। जैसे अपन बात करते हैं, पर्वत पाद हिमनद का निर्माण पर्वत पदीय भागों में होता है। यहाँ पर होता है, यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ ए, तो यहाँ ए क्षेत्र में जिस प्रकार की जो बर्फ के टुकड़ों का या जो बर्फ का जमाव होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पर्वत पाद हिमनद कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जो उच्च अक्षांशों में जो पर्वतीय इलाके होते हैं, वहां पर उच्च अक्षांशों के जो पर्वतीय इलाके होते हैं ना, वहां पर इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। पर्वत पदीय या पर्वत पादीय जो उदाहरण होते हैं वो वहां पर मिलेंगे उच्च अक्षांशों में, जैसे 70 डिग्री के बाद में 70, 80, 90 डिग्री के आसपास वहां पर। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है पर्वतीय घाटी हिमनद। अब पर्वतीय घाटी हिमनद का मतलब किसी पर्वतों के मध्य घाटी के रूप में जो हिम बसा हुआ होएगा, जो हिम का जो भाग होएगा, उसी को कहेंगे। जैसे अपन बात करते हैं उच्च पर्वतीय भागों में, यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भाग है, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भागों में से, पर्वतीय भागों से हिम एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है। यानी जो बर्फ की नदी होती है ना, वो बर्फ एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है, और इसे अपन पर्वतीय हिमनद कहते हैं। यानी जो पर्वत से जो हिम के जो, जब बर्फ का अधिक जमाव नहीं होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जमा होता है, हिम वर्षा या अपन कहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हिम है ना, जो धीरे धीरे क्या होता है, नदी के रूप में बहता जाता है। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो पानी के साथ में चलते जाते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं? जो पर्वत के या दो पर्वतों के बीच की जो घाटी होती है ना, उनके मध्य जो चलते रहते हैं पर्वत, जो बड़े बड़े छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, उनको अपन क्या कहते हैं? पर्वतीय हिमनद कहते हैं। या इन्हें अपन पर्वतीय घाटियों में प्रवाहित होने के कारण, ये जो पर्वत है, ये दो पर्वत है, ये इधर भी पर्वत है, तो यहाँ बीच में से जो, यहाँ से जो हिमनद जाएंगे, इसको अपन क्या कहेंगे? पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद भी कहते हैं। जैसे गंगोत्री, जो आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल है हिमालय उत्तराखंड में, तो गंगोत्री से जो खाली बर्फ, खाली पानी ही नहीं आता, उसके साथ बर्फ के भी टुकड़े जो धीरे धीरे तैरते रहते हैं, क्योंकि वो दो घाटियों या दो पर्वतों के बीच में से जो पानी जाता है, उनके साथ में बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं। तो उनको अपन कहते हैं पर्वतीय या घाटी हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं हिमनद के प्रवाह की गति अगर मध्य भाग में, जैसे अपन बात कर रहे हैं, या मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये कोई क्षेत्र है जहां से ये हिमनद का प्रवाह हो रहा है, ये हिमनद इधर से इधर प्रवाह हो रहा है, हिम प्रवाह बात की जाए, इनकी दिशा मान लो ये इधर है। तो देखो जो हिम होता है ना, इसका ये मध्य भाग होता है। क्या भाग होता है? मध्य। और ये जो ए और ये जो बी है, ये ना आपके किनारों वाले भाग होते हैं। क्या होता है? किनारों वाले भाग। तो जो यहाँ जो बीच बीच में से जो हिमनद जाएंगे ना, ये मध्य भाग से, ये इनकी जो गति है वो क्या होती है? हमेशा तेज होती है। इनकी गति क्या होती है? तेज होती है। इनका जो ढाल, ये जो प्रवाह होता है ना, वो तेज गति से होता है। और जो ये ए और बी मैंने लिखे, इनकी जो गति होती है ना, वो क्या होती है? कम होती है। गति क्या होती है? इनकी कम होती है। तो यहाँ हिमनद के प्रवाह की गति मध्य भाग में अधिकतम होती है। मध्य भाग में तो आपको तेज होगी, और जो दोनों ओर के किनारे हैं, दोनों ओर के जो किनारे ए और बी,
वहाँ पर इनकी गति है वो बिल्कुल एकदम न्यूनतम होती है, बिल्कुल कम होती है। क्योंकि जैसे आप नदी में भी आपको देखना, कभी जब आप किनारे पे रहते हैं तो नदी आपको लगभग ऐसे लगेगी नदी थोड़ी शांत है, और जब आप बीच वाले भाग में अपन नज़र घुमाएंगे तो आपको देखेंगे पानी इतना तेज गति से जा रहा है कि जो कोई भी वस्तु आएगी वो आगे चली जाएगी। लेकिन किनारों पे ऐसा नहीं होता है। क्या कभी आपने देखा होगा नदी के जो वेग होता है, या कोई नाले को चलते हुए, पानी को चलते हुए देखा होगा नाले में से, तो वो जो साइड की किनारों लगभग आपके इस तरह टाइप की दिखेगी, और जो मध्य भाग में तो वहाँ से तेज गति से जो पानी जाता है वैसा का वैसा हिम में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं कि जो ये हिम का जो प्रवाह है या जो नदियों का प्रवाह है वो ग्रीष्म काल में तेज क्यों होता है? जैसे क्योंकि जो बर्फ होता है, जो हिमालय क्षेत्र का या जो उच्च अक्षांशों का जो बर्फ होता है वो गर्मियों की ऋतु में क्या हो जाता है, पिघल जाता है। मान लो पानी बर्फ पिघलेगा और पानी का रूप धारण करेगा, जल का रूप, तो वो जल की मात्रा उस नदी में अधिक हो जाएगी गर्मियों के समय में, और वो जो नदी है वो धीरे धीरे तेज गति से चलने लग जाएगी। सर्दियों में कम पानी आता है क्योंकि बर्फ जम जाता है, और गर्मियों में जो पानी है वो बर्फ है और अधिक पिघल जाता है, और पिघलने के कारण जो भी मात्रा है उसमें और अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। और गर्मियों में आपको पता है वर्षा भी हो जाती है, तो वर्षा होती है तो वर्षा का पानी भी नदियों में मिल जाता है और तेज गति से होता है प्रवाह। फिर अपन बात करते हैं 4 नंबर होता है हिम टोपी। ये हिम टोपी क्या होता है? जैसे कोई भी ये पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका, ये हिमालय है मान लो, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, इसको अपन क्या कहते हैं? हिम टोपी कहते हैं। आप टोपी कहाँ पहनते हो? सबसे ऊपरी भाग में पहनते हो, यहाँ पर माथे में या सर में। तो ये जो सबसे ऊपरी भाग होता है पर्वतीय क्षेत्रों का, जहाँ पर बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है। जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय जो चोटियाँ होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह, कंचनजंगा, जितनी भी नंदा देवी, नंदा पर्वत, तो ये जितनी भी चोटियाँ होती हैं, मक्कल वगैरह, यहाँ पर ऊंचे वाले भागों पे बर्फ हमेशा जमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ, वहाँ का जो तापमान वो इतना कम होता है कि वो बर्फ है हमेशा स्थायी रूप से जम जाती है। जैसे अपन बात करते हैं उच्च भागों में या पर्वतों के ऊपरी भागों में, या तो उच्च अक्षांश में जहाँ पर 90 डिग्री के आसपास या 90 डिग्री जो ग्लोब है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी गोलार्ध, तो वहाँ गोलार्ध के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, अंटार्कटिका या आर्कटिक क्षेत्र, जहाँ पर हमेशा स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है। जैसे उच्च भागों में या पर्वतों के ऊपरी भागों में जहाँ हिमनद उत्पन्न होते हैं, उसे हिम टोपी कहते हैं। और जो पृथ्वी का जो लगभग भाग होता है, जो स्थल भाग और जल भाग, स्थल भाग कितना है? 29%। तो 29% में से जो 10% भाग है वो हमेशा हिम से आच्छादित रहता है। क्या रहता है? वहाँ पर हिम हमेशा स्थायी रूप से जमी हुई रहती है। 29 में से जो 10% भाग है उस पर हिम हमेशा स्थायी प्रतिशत रहती है। जैसे अपन बात करें, आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा कि जो हिमनद है वो उनके हिमनद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा 2 प्रकार के, उत्पाटन और अपघर्षण होता है। फिर हमने पढ़ा था हिमालय जो पर्वत है या हिम जो पर्वत है, इनके मुख्य रूप से हिम के 4 प्रकार होते हैं। तो उन चारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक यू।